कुछ लोगों के चेहरे पर आप हमेशा तनाव, उदासी और निराशा का भाव ही देखते होंगे। निराश व्यक्ति हमेशा भाग्य पर विश्वास करने वाला होता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। निराश व्यक्ति हमेशा भाग्य का रोना रोता है और निराशा के चलते वो बहुत जल्द ही अपने बहुमूल्य जीवन को निरर्थक बना लेता है। वास्को डी गामा और कोलंबस सिर्फ आशा के बल पर ही खतरनाक समुद्री यात्रा करते रहे। जाहिर है, आशा प्रकाश की ज्योति फैलाती है और निराशा अंधकार की। तो उम्मीदों की रोशनी से ही रोशन कीजिए ये सारा जहां। स्वागत है आप सभी का सारा जहां में। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले सुर्खियां। ब्रेक्जिट का मुद्दा और उलझा। ब्रिटिश सांसदों ने तीसरी बार खारिज की ब्रेक्जिट डील। संसद के इस फैसले से एक बार फिर ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से रिश्तों पर मंडराए आशंकाओं के बादल। थेरेसा मे को अब 12 अप्रैल तक पेश करनी होगी नई योजना। गोलन पहाड़ियों को इजरायल के इलाके के रूप में मान्यता देने के अमेरिका के फैसले पर उठे विरोध के सुर। फैसले पर संयुक्त राष्ट्र में अलग थलग पड़ा अमेरिका। यूरोप और मध्य पूर्व के कई देशों ने बताया अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुलेआम उल्लंघन। और अल्जीरिया में 20 साल से सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति के प्रति लोगों का विरोध अब चरम पर पहुंचा। अब्देल अजीज के खिलाफ सड़कों पर बड़ी तादाद में उतरे लोग। राष्ट्रपति अब्देल अजीज के वफादार सेना प्रमुख ने भी कहा, पद के योग्य नहीं है राष्ट्रपति। ब्रेक्जिट के मामले ने ब्रिटेन को सबसे ज्यादा गतिरोध की स्थिति में उलझा रखा है। प्रधानमंत्री थेरेसा मे को संसद ने जोरदार झटका दिया। ब्रिटेन के सांसदों ने शुक्रवार को ब्रेक्जिट समझौते को तीसरी बार खारिज कर दिया, जिसे प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने संसद में प्रस्तावित किया था। थेरेसा मे ने उनके ब्रेक्जिट प्रस्ताव को सांसदों का समर्थन मिलने की स्थिति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी थी, लेकिन यह भी काम नहीं आया। ब्रेक्जिट समझौते को खारिज करने वाले संसद के इस फैसले से एक बार फिर ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से रिश्तों पर आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। ब्रेक्जिट के मामले में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की आखिरी उम्मीद को सांसदों ने फिर से तोड़ दिया। 29 मार्च को ब्रेक्जिट समझौते को ब्रिटेन के सांसदों ने तीसरी बार खारिज कर दिया, जिसे प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने संसद में प्रस्तावित किया था। सांसदों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की शर्तों को 286 के बदले 344 वोट से खारिज कर दिया। सांसदों ने जिन विकल्पों पर मतदान किया, उनमें समझौते के बिना यूरोपीय संघ छोड़ना, ईयू के सीमा शुल्क संघ और एकल बाजार में बने रहना था। इसके साथ ही ईयू से अलग होने संबंधी किसी भी समझौते पर सार्वजनिक जनमत संग्रह कराना और बिना किसी समझौते के ईयू से अलग होने की संभावना निकट होने पर ब्रेक्जिट को रद्द करना शामिल है। ब्रिटेन की संसद में ब्रेक्जिट समझौते को हरी झंडी मिल जाए, इसके लिए पीएम थेरेसा ने भरसक कोशिशें की। यहां तक कि वोटिंग से पहले उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया कि वो ब्रेक्जिट के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। माना जा रहा है कि दरअसल थेरेसा कंजर्वेटिव पार्टी के दबाव में झुक गईं और अपने ब्रेक्जिट प्रस्ताव को सांसदों का समर्थन मिले, इसके लिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया। I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. अब सवाल है कि ब्रेक्जिट को लेकर क्या होगा। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना शुक्रवार को ही प्रस्तावित था और इसी दिन एक और मसौदे के खारिज होने से इस पूरी प्रक्रिया को लेकर असमंजस और बढ़ गया है। थेरेसा मे ने कहा कि इस वोटिंग के गंभीर असर होंगे और कानून के मुताबिक 12 अप्रैल को यूनाइटेड किंगडम को अलग होना होगा। उधर प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी लेबर पार्टी ने प्रधानमंत्री थेरेसा मे के इस्तीफे की और चुनाव कराने की मांग की है।
यूरोपीय संघ के मुताबिक ब्रिटेन को 12 अप्रैल तक ईयू से अलग होने के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव पेश करना था। जाहिर है प्रधानमंत्री मे को अब 12 अप्रैल तक नई योजना पेश करनी होगी। ब्रिटेन के पास नई योजना तलाशने के लिए 12 अप्रैल तक का ही समय है, अन्यथा वो बिना किसी समझौते के ईयू से अलग हो जाएगा। इससे पहले ब्रिटेन के लोगों ने ब्रेक्जिट को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। जानकारों का मानना है कि 12 अप्रैल तक अगर यूरोपियन यूनियन को ब्रिटेन की ओर से ब्रेक्जिट के लिए प्रस्ताव नहीं मिलता, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और दुनिया के कई बाजारों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को बैन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर चीन ने कहा है कि अमेरिका मसूद अजहर को वैश्विक आतंकियों की सूची में डालने का दबाव बनाकर संयुक्त राष्ट्र की आतंक विरोधी कमेटी के अधिकार कम कर रहा है। इससे पहले आतंकियों के वित्त पोषण पर नकेल कसने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें सभी देशों से आतंकी फंडिंग की रोकथाम करने को कहा गया है। भारत ने इसका स्वागत करते हुए पाकिस्तान को घेरा और कहा कि इसे सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। आतंकवाद पर लगाम लगाने की कोशिशों में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 28 मार्च को एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसका मकसद आतंकी संगठनों को मिलने वाले फंडिंग पर रोक लगाना है। यानी जो देश या कोई भी संगठन आतंकी फंडिंग को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर कार्रवाई की जा सकेगी। यूएन के प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की गई। इस प्रस्ताव के पास होते ही भारत की आतंकवाद पर लगाम लगाने की कोशिशों को समर्थन मिला है। Terrorism is a scourge that is tearing. दुनिया भर में शांति को भंग करने की सबसे बड़ी वजह आतंकवाद है। आतंक की वजह से पूरी दुनिया में लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। आतंकवाद से लड़ने और लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए सबसे पहले आतंकी फंडिंग को रोकने का प्रयास करना होगा। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने का स्वागत करते हैं। ये आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के प्रयास में एक मील का पत्थर है। हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रस्ताव का विशेष रूप से स्वागत करते हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा इसके लागू करने पर। अगर इसे लागू करने में ढील दी गई तो हम सभी सदस्य देश खतरे में होंगे। भारत ने प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का स्वागत करते हुए इसे आतंकवाद के वित्त पोषण के अपराधीकरण के लिए प्रामाणिक ढांचा बनाने के वैश्विक प्रयास में मील का पत्थर बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने और इससे निपटने पर सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भारत वित्तीय कार्य बल की अनिवार्य भूमिका के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने का स्वागत करता है। इसके साथ ही भारत ने सुरक्षा परिषद से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों और संस्थाओं के खिलाफ अहम प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का आह्वान भी किया। We specifically welcome the recognition in the resolution. दुर्भाग्य से कुछ देश आतंक को लगातार पनाह देते आ रहे हैं, लेकिन वो इससे इनकार भी करते रहे हैं। ये देश पहले भी लगातार इस तरह की हरकतें करते आए हैं। भारत ने यूएन रेजोल्यूशन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का जिक्र किए जाने की भी तारीफ की। FATF 50 से ज्यादा देशों के ऊपर टेरर फंडिंग के खिलाफ कानून लाने के लिए दबाव बना सकता है। भारत ने ये भी कहा कि आतंकी इन कानूनों का उल्लंघन करने के लिए और भी क्रिएटिव रास्ते निकाल लेंगे। बिना पाकिस्तान का नाम लिए भारत ने कहा कि जो लोग आतंकवादियों के हमदर्द हैं, वो उनकी मदद करते रहेंगे। अकबरुद्दीन ने कहा कि वैश्विक समुदाय अब कार्रवाई करने के लिए तैयार है और अब हम सभी को साथ मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रस्ताव के दौरान FATF के अध्यक्ष मार्शल बिलिंसली ने इससे पहले कहा कि अभी 20% से भी कम देशों ने टेरर फाइनेंशियल में लिप्त संदिग्धों के साथ क्रिमिनल की तरह व्यवहार किए जाने वाले कानून को ठीक ढंग से लागू किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकी अपहरण के बदले धन की मांग नहीं कर सकें, क्योंकि आजकल ये टेरर फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है।
दूसरी तरफ अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन के सहयोग से यूएन की सुरक्षा परिषद में एक बार फिर से पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। अमेरिका ने ये कदम 2 हफ्ते पहले चीन द्वारा मसूद को संयुक्त राष्ट्र के 1267 प्रतिबंध कमेटी के तहत लिस्ट में शामिल करने के प्रस्ताव को होल्ड पर डालने की वजह से उठाया है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन द्वारा मसूद को बचाने की कोशिश पर कहा कि चीन अपने घर में लाखों मुस्लिमों का शोषण कर रहा है, लेकिन एक हिंसक इस्लामिक आतंकी संगठन के मुखिया को यूएन के प्रतिबंध से बचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इजराइल और सीरिया के बीच लंबे वक्त से गोलन हाइट्स इलाके को लेकर विवाद रहा है। इस इलाके पर अमेरिका ने इजराइल के प्रभुत्व को मान्यता देकर मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए यह इलाका बेहद जरूरी है। ट्रंप के इस कदम पर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में भी ज्यादातर देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करार दिया और अमेरिका के रुख का विरोध किया। गोलन हाइट्स एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय जगत में सुर्खियों में है। गोलन पहाड़ी का इलाका लंबे समय से इजराइल और सीरिया के बीच विवाद का बड़ा कारण रहा है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते गोलन पहाड़ी क्षेत्र पर इजराइल के प्रभुत्व को मान्यता देने का ऐलान किया। सबसे पहले 21 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 52 सालों के बाद अब समय आ गया है जब अमेरिका गोलन पहाड़ी क्षेत्र पर इजराइल के प्रभुत्व को मान्यता दे। ट्रंप का कहना था कि इजराइल और क्षेत्र की स्थिरता के लिए रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद 25 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलन हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देने से जुड़ी घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ट्रंप ने कहा कि ये फैसला लेने में काफी समय लग गया। Today, aggressive action by Iran. ईरान और आतंकवादी समूह गोलन हाइट्स को इजराइल के खिलाफ हमले के लिए लॉन्चिंग ग्राउंड बनाना चाहते हैं। किसी भी शांति समझौते में इजराइल को सीरिया, ईरान और दूसरे क्षेत्रीय खतरों से बचाव की जरूरत है। हम एक और हमला नहीं देखना चाहते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलन पहाड़ियों पर इजरायली इलाके के रूप में मान्यता देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इतिहास बनाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ऐसे वक्त में गोलन पहाड़ियों पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी है जब ईरान इजराइल पर आक्रमण करने के लिए सीरिया को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को संदेश दिया है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने गोलन हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी और उन्होंने ऐसा उस समय किया जब ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए सीरिया को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को संदेश दिया है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। जैसे ही अमेरिका ने गोलन पहाड़ियों पर इजराइल के प्रभुत्व को मान्यता दी, इसका अलग अलग मंचों पर विरोध भी शुरू हो गया। सीरिया ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। सीरिया का आरोप है कि अमेरिका ने गोलन पहाड़ियों पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है। सीरिया का कहना है कि अमेरिका के इस रुख से पूरी दुनिया में तनाव बढ़ेगा। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड ने अमेरिका के रुख का विरोध किया है। इन देशों का मानना है कि गोलन पर इजराइल के कब्जे को मान्यता देने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन देशों ने गोलन हाइट्स को इजराइल का हिस्सा मानने के अमेरिकी फैसले को खारिज किया है। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और कुवैत ने अमेरिका के गोलन हाइट्स के निर्णय की आलोचना की और कहा कि ये क्षेत्र अरब में आता है। इन देशों का कहना है कि इसका पश्चिमी एशिया में शांति प्रक्रिया, सुरक्षा और स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तुर्की ने भी ये कहा कि अमेरिका को ये समझना चाहिए कि वो समस्या को सुलझाने के बजाय खुद समस्या बन रहा है। फिलिस्तीन का कहना है कि कोई भी फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अरब शांति स्थापना का उल्लंघन नहीं कर सकता है। वहीं रूस का मानना है कि गोलन हाइट्स सीरिया का हिस्सा है।
गोलन हाइट्स के संबंध में हमारी स्थिति बहुत साफ है। ये सुरक्षा परिषद और महासभा के प्रस्तावों पर साफ रूप से स्थापित है। सीरिया राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कागज के उस टुकड़े को एक पक्षीय बयान मानता है जिसमें एक फैसला लेने के लिए न तो राजनीतिक वैधता है, न ही कानूनी या नैतिक वैधता। 1967 में सीरिया के साथ युद्ध के दौरान इजराइल ने गोलन पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया था। तभी से दोनों देशों के बीच इस इलाके को लेकर विवाद चला आ रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस कब्जे के बाद से ही गोलन पहाड़ी पर इजरायली आधिपत्य को नकारता आया है। 1981 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आम सहमति से खारिज किए जाने के बावजूद भी इजराइल ने औपचारिक रूप से इस क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखा। इजराइल ने 1981 में इस इलाके पर अपना दावा बताते हुए गोलन पहाड़ियों में अपना प्रशासन और कानून लागू किया था, लेकिन दुनिया भर के देशों ने इसे मान्यता नहीं दी थी। वहीं सीरिया लगातार इस इलाके को वापस पाने के लिए कोशिशें करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक खास बातचीत एक खास मेहमान के साथ। हमारे साथ हैं देश के वित्त मंत्री और बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार अरुण जेटली जी। ये जो चुनाव हैं लोकसभा के, ये केमिस्ट्री है, गणित नहीं। और आपने उसके साथ साथ ये भी कहा कि ये क्लैश ऑफ आइडिया एंड आइडियोलॉजी है। हमारी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। हम राष्ट्रवादी हैं। हम इस देश को बढ़ता हुआ और मजबूत देखना चाहते हैं। जनता भी मानती है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसने एक टफ स्टैंड टेरर के खिलाफ लिया हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर उन ठिकानों पर जहां पर टेररिज्म के अड्डे हैं वहां पर जाके स्ट्राइक। आज तो हमने नीति आगे बढ़ाई है। उनके आने का हम इंतजार नहीं करेंगे। जहां से आतंकवाद पैदा होता है उसको वहीं जाके जड़ से उखाड़ेंगे। ये 1971 नहीं है, ये 1980 और 90 भी नहीं है। 2019 में इस देश का प्रोफाइल जनसंख्या का बदल चुका है। 2014 में जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, जिस तरह की का वोट बीजेपी को मिला था, उससे बेहतर होगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। क्योंकि ये जो कन्वेंशनल फिर 1990 वाले और 2002 वाले प्रश्न है ना, उसको बेटर कैसे करोगे? क्योंकि वो तो हम केवल अभियान के बेस पे जीते थे, आज तो परफॉर्मेंस के बेस पे जीतेंगे। उत्तरी अफ्रीका के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश अल्जीरिया में इस वक्त बदलाव के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। 20 साल से सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति अब्देल अजीज को सत्ता से बेदखल करने की मांग तूल पकड़ चुकी है। लोगों के गुस्से को देखते हुए राष्ट्रपति के वफादार सेना प्रमुख ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि अब्देल अजीज अब पद के योग्य नहीं है, इसलिए नए रास्ते तलाशने होंगे। अल्जीरिया इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। पिछले 20 साल से अल्जीरिया की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति अब्देल अजीज के खिलाफ जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। बड़ी संख्या में छात्र भी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं और राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कह रहे हैं। ये प्रदर्शन पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जारी है। लोगों का कहना है कि न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि पूरी सत्ता को बदलने की जरूरत है। हम कुछ सदस्यों को बदलने के बजाय शासन में पूर्ण परिवर्तन चाहते हैं। युवा यहाँ रहना चाहते हैं। चौथे कार्यकाल को बढ़ाने के विरोध में हम एक क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं। दरअसल ये प्रदर्शन तब शुरू हुए जब राष्ट्रपति की गद्दी पर लंबे समय से काबिज अब्देल अजीज ने अगले चुनाव में भी दावेदारी की बात कह दी। हालांकि बढ़ते विरोध के बाद राष्ट्रपति ने आगामी चुनाव में 5वें कार्यकाल के लिए नहीं उतरने पर रजामंदी दी, लेकिन लोगों का गुस्सा राष्ट्रपति के अगला चुनाव न लड़ने की बात कहने के बाद भी थमा नहीं है।
उनकी मांग है कि सत्ता परिवर्तन तुरंत हो। हम नए राष्ट्रपति चुनाव कराएंगे और इन चुनावों तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। इन चुनावों के अंत में वो इस्तीफा दे देंगे। नए राष्ट्रपति को बहुत लोकतांत्रिक तरीके से और पूरी पारदर्शिता के साथ चुना जाएगा। इस बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब अल्जीरिया के सेना प्रमुख ने भी राष्ट्रपति अब्देल अजीज को पद छोड़ने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राष्ट्रपति अब्देल अजीज को शासन करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल गाइद सलाह मौजूदा सरकार में उप रक्षा मंत्री भी हैं और राष्ट्रपति के वफादारों में से एक माने जाते हैं। इसलिए उनके इरादों पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। हमें एक ऐसा समाधान खोजना होगा जो देश को मौजूदा संकट से बाहर निकाले और जो अल्जीरियाई लोगों की जायज मांगों का जवाब दे। एक ऐसा समाधान जो संविधान के सम्मान की गारंटी देता है। सेना प्रमुख के इस बयान पर आगे कदम उठाने के लिए संवैधानिक काउंसिल का समर्थन जरूरी है। पहले संविधान के अनुच्छेद 102 को लागू करने के लिए सहमति बनानी होगी। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अगर शासन करने में सक्षम नहीं है तो संवैधानिक परिषद ये घोषित कर सकती है कि राष्ट्रपति का पद खाली है। संविधान के मुताबिक अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो सेनेट के प्रमुख 45 दिनों तक तब तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाएंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाते। सेना प्रमुख का विचार अल्जीरियाई लोगों के लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुँच जाते, जो सत्ता परिवर्तन है। 20 साल से अल्जीरिया की सत्ता पर काबिज 82 वर्षीय राष्ट्रपति अब्देल अजीज अल्जीरिया में आजादी की लड़ाई के पुराने योद्धा हैं। 8 साल पहले अरब जगत में हुई क्रांति के दौरान राष्ट्रपति अब्देल अजीज अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब रहे। उन्हें 6 साल पहले स्ट्रोक आया, जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से चल फिर और बोल पाते हैं और इसके बाद वो बमुश्किल कहीं सार्वजनिक रूप से नजर आए। लेकिन अब साफ है कि उत्तरी अफ्रीका के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश अल्जीरिया की जनता अब कई और अरब और अफ्रीकी देशों की तरह तानाशाही, खस्ता हाल आर्थिक व्यवस्था और बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ आग बबूला हो उठी है और परिवर्तन का बिगुल फूका जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले संगठन ISIS का प्रभाव क्षेत्र कभी ब्रिटेन के बराबर था, लेकिन पश्चिमी देशों के साथ इराकी और सीरियाई सेना ने मिलकर उसके खिलाफ जंग छेड़ी और 2017 के अंत तक IS सिमटकर खात्मे के करीब जा पहुंचा। कभी अपने आतंक से दुनिया को दहलाने वाला ये आतंकी संगठन आज लगभग समाप्त हो चुका है। दो 2014 में आतंकी संगठन ISIS का इराक और सीरिया में जितने क्षेत्रों पर कब्जा था उसका आकार लगभग ब्रिटेन के बराबर था। सीरिया में शुरू हुए गृह युद्ध के दौरान ISIS का फैलाव हुआ जो जून 2014 में इराक तक जा पहुंचा। इराक में अपनी पैठ बनाने के बाद इस आतंकी संगठन ने सुन्नी प्रभाव वाले उत्तरी और पश्चिमी प्रांतों के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। सीरिया और इराक में ISIS के बढ़ते प्रभाव के पीछे इन देशों में अंदरूनी संघर्ष और कमजोर शासन का बड़ा कारण रहा। 2014 में इराक और सीरिया में ISIS का करीब 34,000 वर्ग मील इलाके पर कब्जा था। इराक में ISIS का आतंक 2014 में चरम पर था, तब करीब 1/3 इराक पर उसका कब्जा था। अगस्त 2014 में मोसुल और उसके बाद तिकरीत, फालुजा, रामादी, कोबानी, तल अफर और मायादीन जैसे बड़े शहरों पर इस आतंकी संगठन ने कब्जा जमा लिया। इससे पहले जनवरी 2014 में इस आतंकी संगठन ने यूफ्रेटस नदी के किनारे बसे कई शहरों पर भी अपना कब्जा कर लिया, जिसमें इराक की सीमा से सटे मायादीन शहर भी था। ये ISIS को हराने के लिए हमारे स्थानीय सहयोगियों और वैश्विक गठबंधन की अटूट प्रतिबद्धता है। 2014 में सीरिया और इराक के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा जमाने के बाद ISIS के आतंकियों ने जमकर कहर बरपाया, लेकिन पिछले 2-3 सालों में उसे कई हार का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 2016 में इराकी सेना ने अमेरिकी सेना और सीरियाई सेना की मदद से ISIS के आतंकियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी और 2017 आते आते इन आतंकियों का पतन होने लगा।
इराकी और सीरियाई सेना ने अमेरिकी सेना, कुर्द लड़ाके और रूसी सेना के साथ मिलकर इराक और सीरिया में इन आतंकियों का खात्मा करना शुरू किया। 2017 में इन सेनाओं ने मिलकर मोसुल से ISIS के आतंकियों को खदेड़ दिया। इसके बाद रक्का शहर पर भी कब्जा कर लिया। सीरिया के रक्का शहर से ISIS का सफाया होने के बाद ये आतंकी संगठन लगभग खात्मे के करीब पहुंच गया। इसके बाद अमेरिका समर्थित सीरियाई कुर्द और अरब लड़ाकों ने इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने जो हासिल किया है उस पर हमें गर्व है। हम उत्तरी और पूर्वी सीरिया के करीब 50 लाख लोगों को बचाने में कामयाब रहे हैं। वहाँ हमारा मिशन नहीं बदला है। हमें अभी ये भी सुनिश्चित करना है कि कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद बढ़ता नहीं रहे। इराकी सुरक्षा बलों ने नवंबर 2017 में इराक में ISIS के कब्जे वाले आखिरी शहर रावा पर भी अपना नियंत्रण कायम कर लिया। इसी तरह नवंबर 2017 में सीरियाई सेना ने सीरिया में ISIS के कब्जे वाले आखिरी शहर दैर अल-ज़ौर को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही इराक और सीरिया से ISIS का सफाया हो गया। कभी सीरिया और इराक को अपने आतंक से दहलाने वाला आतंकी संगठन ISIS अब दोनों देशों में अपनी जमीन खो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब माहौल को कुछ खुशनुमा बनाते हैं और देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी। कोरियन बैंड BTS ने बुधवार को अपने फैंस के लिए उनकी नई एल्बम का एक टीजर रिलीज किया। इस एल्बम का नाम मैप ऑफ द सोल पर्सोना है। ये एल्बम 12 अप्रैल को रिलीज होगी। इस नए वीडियो में बैंड के लीडर RM अपने नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। BTS जो 2013 से साथ हैं, दुनिया भर में लोगों का दिल जीत चुके हैं। इनकी बदौलत K-पॉप म्यूजिक को दुनिया भर में लोकप्रियता मिली है। मशहूर अभिनेत्री, निर्माता और गायिका रीटा विल्सन को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से नवाजा गया। उनका स्टार उनके पति और मशहूर अभिनेता टॉम हैंक्स के सितारे के बगल में ही रखा गया है। इस मौके पर टॉम हैंक्स, जूलिया रॉबर्ट्स भी मौजूद रहे। रीटा विल्सन अपने अभिनय से ज्यादा निर्माता के तौर पर जानी जाती हैं। साथ ही म्यूजिकल ब्रॉडवे में आने के बाद उन्होंने एक गायिका और गीतकार के रूप में करियर शुरू किया और कई एल्बम रिलीज किए। नेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के चलते वॉशिंगटन में इन दिनों चेरी ब्लॉसम की बहार आई हुई है। सफेद और गुलाबी रंग के इन फूलों ने यहाँ की सुंदरता पर 4 चांद लगा दिए हैं। हालांकि इन फूलों को पूरी तरह से खिलने में अभी समय है, फिर भी भारी मात्रा में लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं। 1912 में टोक्यो के मेयर ने वॉशिंगटन शहर को 3000 चेरी के पेड़ उपहार के तौर पर दिए थे। दुनिया में बसंत के सबसे बड़े समारोहों में से एक ये सालाना त्योहार कई हफ्तों तक चलता है। इस फेस्टिवल में 15 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। पोम्पेई, जो करीब 2000 साल पहले एक ज्वालामुखी विस्फोट से नष्ट हो गया था, आज भी अपने दफन रहस्यों को उजागर कर रहा है। 1950 से इस प्राचीन रोमन शहर में खुदाई चल रही है, जिसमें पूरी तरह से संरक्षित मोजाइक और चित्रकलाएं मिली हैं। संरक्षण कार्य के चलते यहाँ अत्यधिक सजे हुए 2 बड़े घर, गली और एक चमकीले रंग के स्नैक बार की खोज हुई है। साथ ही 2 सुंदर पेंटिंग्स भी मिली हैं। हालांकि इस प्राचीन शहर का 2/3 हिस्सा अभी भी दफन है, लेकिन इस नई खुदाई के खत्म होने के बाद संरक्षण पर जोर होगा। इस खोज को 1 या 2 साल के अंदर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इनका हमें इंतजार रहता है। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।